हेलो फ्रेंड्स। तो कल के सेशन को कंटिन्यू करते हुए मैं तरुण कुमार आपके सामने फिर हाजिर हूँ। अपन जो कल के सेशन में जो अपना जो था वेरिएबल्स के बारे में अपन ने पढ़ा था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, जनरल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग बेसिक पढ़ा था। अब आज के सेशन में मैं कंटिन्यू करते हुए तीसरी टर्मिनोलॉजी अपने सामने रिसर्च में आती है, वो है आपकी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जनरली ये वर्ड समझ में नहीं आता है, बहुत बार बीएससी के टाइम में ऊपर से चला जाता है ये वर्ड। तो इस वर्ड को मैं आपके सामने स्प्लिट करके इजी करके रख दूंगा, इस वर्ड को पूरा खोल कर रख दूंगा। तो हाइपोथेसिस का अगर अपन जनरल मीनिंग देखें तो जनरल मीनिंग जो हाइपोथेसिस का होता है वो होता है प्रिडिक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। कल आपको वेरिएबल्स के बारे में बता दिया था, तब जाकर अपना आपने अगर पिछला सेशन देखा है वेरिएबल्स के बारे में, तब जाकर आपको ये सेशन बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस का मतलब अपन ने कल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, वेरिएबल्स के बीच में अगर कोई दो वेरिएबल्स है, तीन वेरिएबल्स है, दो से ज्यादा वेरिएबल्स है, उनके बीच में अगर अपन कुछ रिलेशनशिप प्रिडिक्ट करते हैं या रिलेशनशिप बताते हैं तो उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल लेके आपको मैं समझाऊंगा। जैसे कि इसके टाइप्स होते हैं तो प्रत्येक टाइप के अंदर इंडिविजुअल मैं आपको एग्जांपल लेके समझाना चाहूंगा। जैसे कि इसके पहले टाइप में बात करें तो होता है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो पहला टाइप हाइपोथेसिस का हो गया आपका सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल हाइपोथेसिस का एग्जांपल मैं अगर आपको देना चाहूं तो हाइपोथेसिस का जनरल एग्जांपल होगा कि जैसे कि लोअर हीमोग्लोबिन लेवल if the hemoglobin level is lower then there may be the increased chances of risk of infection in postpartum। मतलब कि पोस्टपार्टम में अगर आप किसी फीमेल का हीमोग्लोबिन लोअर है तो रिस्क ऑफ इंफेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये हो गया आपका हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस। ओके, तो सिंपल हाइपोथेसिस, इसको आप अगर ऐसे देखेंगे कि दो वेरिएबल है आपके सामने, एक तो हीमोग्लोबिन थिंग्स में वेरी एंड द इन्फेक्शन, जो कि एक वेरिएबल हो गया अपना। अगर हीमोग्लोबिन लेवल लो होगा तो इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो ये आपका हो गया सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस में हमेशा दो वेरिएबल्स ही होते हैं जिनके बीच में रिलेशनशिप बताया जाता है। ठीक है, जबकि कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में मोर देन टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताया जाता है। ये आपको चीज क्लियर होगी। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, अगर किसी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताया जाता है तो वो आपका सिंपल हाइपोथेसिस होगा। अगर दो या दो से अधिक है, दो नहीं, दो है तो सिंपल हो जाएगा, दो से अधिक है, चार के बीच में हो सकता है, पांच के बीच में हो सकता है, तीन के बीच में हो सकता है, तो वो आपका कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होगा। ओके, लेट्स क्लियर। ओके, सो वी विल नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस का एग्जांपल देना चाहूंगा। सिंपल हाइपोथेसिस में दो वेरिएबल्स के बीच में बता दिया था। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में मैं आपको बताऊंगा दो से अधिक वेरिएबल्स कैसे हो सकते हैं। जैसे कि लेट्स हैव एन एग्जांपल, जैसे कि सेटिस्फैक्शन ऑफ older age pupil is higher in rural area as compared to, या फिर then lower satisfaction in यंग एज इन अर्बन एरिया। इसमें अपन देखेंगे इस एग्जांपल में कि जो ओल्ड एज पीपल है जो कि रूरल एरिया में रहते हैं उनका सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा है एज कंपेयर टू दोज हु आर लिविंग इन अर्बन एरिया और यंग एज। मतलब यंग एज अर्बन एरिया सेटिस्फैक्शन लेवल, ओल्ड एज हायर सेटिस्फैक्शन लेवल इन द रूरल एरिया। मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है आपको, सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ ओल्ड एज हायर एंड सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ यंग एज लोअर। तो यहाँ पर आपके टोटल चार वेरिएबल्स हो गए इसके बीच में। ठीक है, हायर सेटिस्फैक्शन लेवल, ओल्ड एज
लोअर सक्सेशन लेवल इन यंग एज। ओके, 4 वेरिएबल हो गए आपके टोटल। तो ये आपका जो हाइपोथेसिस हो गया उसे अपन कहेंगे कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। आई थिंक इट विल बी क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट अपन बात करेंगे एसोसिएट और कैजुअल हाइपोथेसिस की। सो नेक्स्ट आपके बीच में बात आती है एसोसिएट कैजुअल हाइपोथेसिस। सो अगर अपन बात करें इस वर्ड से समझना चाहे कि एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि वो हाइपोथेसिस जो एसोसिएटेड हो, जो नेचुरल सेटिंग में पाया जाता हो। नेचुरल सेटिंग में पाया जाने वाला हाइपोथेसिस जिसमें अपन कोई मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, उस हाइपोथेसिस को कहेंगे एसोसिएट। वो हाइपोथेसिस जो अपन मैनिपुलेशन करते हैं, जो इंटरवेंशन एक्सपेरिमेंट देते हैं, उस हाइपोथेसिस को कहेंगे अपन कैजुअल हाइपोथेसिस। ओके, उसमें एक्सपेरिमेंट अपन देते हैं या इंटेंशनल स्टडीज में, इंटरवेंशनल स्टडीज में इसका यूज होता है। तो बात करें एग्जांपल की, तो एसोसिएट हाइपोथेसिस, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस का एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर आएगा जैसे कि ये जनरली कोरिलेशनल स्टडीज होती है, उसमें यूज होता है। कोरिलेशनल स्टडीज, जो कोरिलेशनल, इसमें बात करूं कि अगर किसी पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल लो है, किसी पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल लो है, तो उसके रिस्क ऑफ इन्फेक्शन घट जाते हैं डायबिटिक पेशेंट में। मीन्स लोअर द ब्लड शुगर लेवल देन लोअर द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन डायबिटिक पेशेंट। मतलब डायबिटिक पेशेंट में अगर आपके पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल लो है, ठीक है, कंट्रोल में है, तो उसके रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। तो ये एक तरह का एसोसिएशन हो गया, को रिलेशन हो गया ब्लड शुगर लेवल का, आपका ब्लड शुगर लेवल का रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के साथ में एसोसिएटिव हो गया, एसोसिएशन हो गया, रिलेशन हो गया। तो कोरिलेशनल स्टडीज होती है, रिसर्च स्टडीज, उसमें इस तरह की हाइपोथेसिस का यूज होता है। ये अपन फर्दर लेक्चर्स में डील करेंगे कि कोरिलेशनल स्टडीज क्या होती है, एक्सप्लोरेटरी स्टडीज क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज क्या होती है, टाइप ऑफ रिसर्चेस अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हाइपोथेसिस के ऊपर चल रहे हैं तो अपन यहाँ पर यही समझेंगे। इसके बाद आपका होगा कैजुअल हाइपोथेसिस। कैजुअल हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटल और इंटरवेंशनल जो स्टडी होती है उसमें यूज होता है। मैंने आपको बता दिया कैजुअल हाइपोथेसिस में जनरली क्या होता है कि मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पर तो 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स के बीच में बता सकता है। जैसे कि यहाँ पर कोई पिन साइट इन्फेक्शन है, मैं आपको एक हाइपोथेसिस बता रहा हूँ कि जो पिन साइट इन्फेक्शन है उसमें आपके 2 अगर इंटरवेंशन दिए जा रहे हैं, एक पेशेंट को H2O2 से ड्रेसिंग दी जा रही है, एक पेशेंट को कोविडिन आयोडीन से दी जा रही है। ओके, तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रिवलेंस ऑफ पिन साइट इन्फेक्शन इज लोअर इन पेशेंट हु रिसीव ड्रेसिंग विद द H2O2 देन कोविडिन आयोडीन। ओके, सो बिटाडिन आपका सॉल्यूशन है। मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जो इंटरवेंशन में ले रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, रिलेशन देख रहा हूँ 2 वेरिएबल्स के बीच में। तो इसमें यहाँ पर मैं H2O2 का और कोविडिन का देख रहा हूँ, बट यहाँ पर नेचुरल सेटिंग में नहीं है। यहाँ पर अपन इंटरवेंशन देख के बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर नेचुरल सेटिंग के बीच में रिलेशन था। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका कैजुअल हाइपोथेसिस का एग्जांपल हो गया। ओके, सो मूव करते हैं फर्दर। नेक्स्ट आपका जो आएगा वो आएगा डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की बात करें तो डायरेक्शनल में वो हाइपोथेसिस जिसमें कुछ डायरेक्शंस दी होती है, जैसे कि मे बी पॉजिटिव रिलेशन बताया गया हो, मे बी नेगेटिव रिलेशन बताया गया हो, इंक्रीज बताया गया हो, डिक्रीज बताया गया हो, ग्रेटर बताया गया हो, लेस बताया गया हो। मतलब रिलेशनशिप में भी अगर ग्रेटर देन, लेस देन, इंक्रीज, डिक्रीज। सो यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो डायरेक्शंस में स्टेटमेंट में या हाइपोथेसिस में कुछ डायरेक्शंस दी होती है, जैसे कि
पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है उनके बीच में, नेगेटिव रिलेशन हो सकता है उनके बीच में, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, यहाँ तक कि नो रिलेशन भी आ सकता है। नो रिलेशन का मतलब भी एक डायरेक्शन देती है कि कोई रिलेशन नहीं है। तो इस तरह की अपन जनरली जो यूज करते हैं हाइपोथेसिस में, उन्हें अपन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन जॉब सेटिस्फैक्शन या फिर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग नर्सिंग ऑफिसर एक एमजी। मतलब कि जिनका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ज्यादा है उनका जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल अच्छा है, इसमें एक पॉजिटिव रिलेशन है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि पॉजिटिव का मतलब जो जिनका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अधिक होगा उनका जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल भी होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव रिलेशन बताया गया है। पॉजिटिव रिलेशनशिप अगर ऐसा बताया जा रहा है तो ये आपका डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो जाएगा। बात करते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का मतलब सीधा ये हो जाएगा कि यहाँ पर आपको कुछ डायरेक्शन नहीं दी हुई है, न पॉजिटिव न नेगेटिव। यहाँ पर जनरली सीधी से आपके सामने होगा जो हाइपोथेसिस होगा वो सीधा सा होगा कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। मतलब यहाँ पर होगा कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। ओके, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव, ग्रेटर, लेस, इंक्रीज, डिक्रीज कुछ नहीं दिया हुआ इसके पहले, इसका मतलब डायरेक्शन नहीं दी हुई है, तो उसे हम नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहेंगे। ओके, क्लियर इट। नेक्स्ट जो अपना होगा, जो लास्ट टाइप ऑफ द हाइपोथेसिस अपन डील करेंगे वो होगा अपना रिसर्च हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस। पहले बात करते हैं नल हाइपोथेसिस की। तो नल हाइपोथेसिस में ये होगा कि जहां पर कोई रिलेशनशिप, कोई आपकी जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या वेरिएबल है जो भी आपके पास, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं होगा, तो उसे अपन कहेंगे नल हाइपोथेसिस। ठीक है, रिसर्च हाइपोथेसिस का मतलब वेरिएबल्स के बीच में आपकी जो रिलेशनशिप होगा, मतलब ठीक है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड CAD, ये स्टेटमेंट है आपका, ठीक है, कि एक हाइपोथेसिस दे दिया देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मतलब स्मोकिंग करते हैं और CAD होती है, उन पेशेंट्स में कोई रिलेशनशिप नहीं है, उन दोनों का कोई तालमेल नहीं है, उन दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं बता रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा नल हाइपोथेसिस। अगर मैं ऐसे कहूँ कि रिसर्च हाइपोथेसिस, तो रिसर्च हाइपोथेसिस में रिलेशनशिप बताई गई होगी, जैसे कि अगर एग्जांपल लेके आपको बात करूँ तो देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। मतलब कि लंग कैंसर और स्मोकिंग के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रिसर्च हाइपोथेसिस। ओके, सो आई थिंक रिलेटेड टू हाइपोथेसिस ऑल अबाउट इज क्लियर। So next topic what we deal in the general terminology, that is the assumption. Assumption क्या होता है? कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रहे हैं, assumption, reliability, validity, operational definition, ये हम छोटे छोटे टॉपिक डील करेंगे। Assumption इज जस्ट लाइक कि हम एज्यूम कर रहे हैं विदाउट एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ। ठीक है, एजम्पशन क्या हो गया आपका, जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं, अपन एज्यूम करके चलते हैं कि वो सही हो सकता है, मतलब बीइंग ट्रू। हम इसमें ऐसा हो सकता है कि लॉजिक हो सकता है, कोई रीजन हो सकता है, बट कोई एविडेंस नहीं होगा, कोई प्रूफ नहीं होगा, तो हम ये मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि ऐसा हो सकता है। वी कैन एज्यूम विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी वेरिफिकेशन इन आवर रिसर्च। ओके, तो उन्हें हम हमारा एजम्पशन कहते हैं कि ये एजम्पशन होता है। जनरली स्टूडेंट एजम्पशन और हाइपोथेसिस में कंफ्यूज होते हैं। हाइपोथेसिस हमेशा रिसर्चर लेके चलता है और वेरीफाई करता है और उसे स्टैटिकली प्रूव करता है, जबकि एजम्पशन में स्टैटिकली प्रूव ऐसा कुछ नाम की चीज नहीं होती है। वो सिर्फ एज्यूम करके चलता है कि बेसिक प्रिंसिपल्स है जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज एक्सेप्टेड एज बीइंग ट्रू और बेसिक
लॉजिक ऑन द बेसिस ऑफ द लॉजिक एंड द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स। ओके, लॉजिक कुछ हो सकते हैं, छोटे मोटे लॉजिक्स हो उसमें प्रूव करने के, एंड देयर मे बी सम रीजंस, ओके, बट देयर इज नॉट एविडेंस और देयर इज नॉट वेरिफिकेशन और देयर इज नॉट प्रूफ। ओके, सो उन्हें हम एडप्शन कहेंगे। कि जनरली अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो एडप्शन के बारे में डेफिनेशन ही पूछा जाता है, एडप्शन हाइपोथेसिस के बारे में। पर हाइपोथेसिस का डीप में पढ़ाने का मतलब ये था कि आपको भी एग्जाम्पल समझ में आ जाए, ताकि अगर मैं आपको हाइपोथेसिस सिंपल बताता तो हो सकता है आप दूसरे टाइप के जो एसोसिएटिव कैजुअल टाइप के हाइपोथेसिस आते हैं उनमें गलती कर देते कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि वैलिडिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या होती है। विद एग्जांपल बताऊंगा आपको। ये सेशन आपके वैलिडिटी रिलायबिलिटी देखने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में, इतनी मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। ठीक है, वैलिडिटी का मतलब होता है कि द टूल विच इज इंटेंट टू मेजर, जो बना है, जो टूल मेजर करने के लिए बना है वो मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपका जो स्पेग्नोमैनोमीटर है, ठीक है, वो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए बना है, तो वो ब्लड प्रेशर मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसे उसकी वैलिडिटी कहेंगे टूल की। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेके बताऊं। थर्मामीटर फीवर पायरेक्सिया को मापने के लिए बना है, फीवर को मापने के लिए। ठीक है, थर्मामीटर इसको मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा फीवर को, उसे वैलिडिटी कहेंगे। अब यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक अभी लेटेस्ट एग्जांपल लेकर बताऊँ। आपके रिस्ट वॉच आ रही है, स्मार्ट वॉच, ऐसी वॉच। ठीक है, इस वॉच में क्या होता है, इस वॉच को अगर आप देखोगे ना, इसमें SpO2 भी बता देगा आपका, हार्ट रेट भी बता देगा आपका, और BP भी बता देगा। अब मुझे बताओ, बीइंग ए मेडिकोच, क्या इस वॉच से BP मेजर करना पॉसिबल है? अगर इस घड़ी से BP मेजर करना पॉसिबल होता तो स्पेग्नोमैनोमीटर यहाँ जो क्यों बांधते हैं, हाथ में क्यों कप लगाते हैं, क्यों मापते हैं? ठीक है, तो ये आपका जो टूल है, ब्रिस्ट वॉच है, वो आपका वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं है BP मेजर करने के लिए। तो इस वॉच की वैलिडिटी ही नहीं है BP मेजर करना। तो ये आपका हो गया वैलिडिटी से रिलेटेड। बात आती है रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी का मतलब होता है उस टूल की इंटरनल कंसिस्टेंसी कितनी है, मतलब कि वो टूल मेजर तो कर रहा है। ठीक है, जैसे कि थर्मामीटर फीवर मेजर तो कर रहा है, थर्मामीटर इज वैलिड टूल फॉर मेजरमेंट ऑफ द फीवर, बट क्या थर्मामीटर की इंटरनल कंसिस्टेंसी है फीवर को मेजर करने की? जैसे कि रिलायबिलिटी, रिलायबल टूल है। रिलायबल का मतलब कि मैं अगर आपको इसका एग्जांपल दूंगा तो एक आपका पल्स ऑक्सीमेट्री है। पल्स ऑक्सीमेट्री है आपका। पल्स ऑक्सीमेट्री आपका SpO2 लेवल मापता है और हार्ट रेट मापता है, पल्स रेट मापता है। ठीक है, मैं एक SpO2 प्रोब से किसी पर्सन की पल्स रेट माप रहा हूँ 90 आ रही है, उसी पर्सन की मैनुअली पल्स रेट माप रहा हूँ 60 आ रही है, तो मुझे बताइए क्या वो रिलायबल टूल है पल्स रेट मापने के लिए? पल्स ऑक्सीमीटर नहीं, रिलायबल नहीं है, उसकी रिलायबिलिटी नहीं है, वो वैलिड है, पल्स रेट माप रहा है, वैलिड है, इट्स ओके, बट रिलायबल नहीं है। उसमें डाटा में वेरिएशन आ रहा है, उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी नहीं है, उसके जो इंटरनल डाटा आ रहे हैं वो गलत आ रहा है। वैलिड का मतलब जो मापने के लिए बना है वो माप रहा है, ये वैलिडिटी होगी। रिलायबिलिटी का मतलब जो उसकी कंसिस्टेंसी होती है, जो उसे एक्यूरेट मापना चाहिए, वो एक्यूरेसी कितनी है। तो वैलिडिटी में हमेशा याद रखना कि टूल इंटेंट टू मेजर जो बना है, जिस चीज को मेजर करने के लिए बना है वो मेजर कर रहा है, इसे हो गया वैलिडिटी। रिलायबिलिटी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड डिग्री ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी से बोलते हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी या डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, इसे हम कहेंगे रिलायबिलिटी। और वैलिडिटी का मतलब इंटेंट टू मेजर। ठीक है, अब आपको यहाँ ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर ही होता है, ऐसा नहीं है। कहीं बात कोई क्या होता है, क्वेश्चनरीज भी होते हैं, कुछ चेकलिस्ट भी होती है। जैसे कि एक मेरे पास चेकलिस्ट है कैंसर के पेशेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल चेक करने के लिए, या क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ कैंसर पेशेंट का मापने के लिए मेरे पास एक टूल है।
टूल का मतलब क्वेश्चनरी होगा या चेकलिस्ट होगा, ठीक है। अब क्या कैंसर के पेशेंट का जो टूल माप रहे हैं ये वैलिड टूल है, इसका मतलब इसमें जो क्वेश्चंस है वो कैंसर के ही होने चाहिए, ठीक है, तो ये वैलिड हो गया। रिलायबल, तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैंसर के लिए बना है, तो वैलिडिटी का मतलब कि ये कैंसर के पेशेंट का ही माप रहा है, रिलायबिलिटी का मतलब ये क्वालिटी ऑफ लाइफ ये मेजर कर रहा है या कोई और भी मेजर कर रहा है। ऐसा नहीं कि कैंसर क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर करते करते उसकी डिसेबिलिटी को मेजर कर रहा है, कुछ और मेजर करने लग गया है, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चंस होंगे तो वो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी नहीं होगी। तो याद रखना, कोई भी टूल होता है ना, ठीक है, कोई क्वेश्चनरीज हो सकता है, कोई चेकलिस्ट हो सकती है, कोई स्केल हो सकती है, जैसे कि लाइकर्ट स्केल हो सकती है वगैरह वगैरह। उन सब टूल की अपन को वैलिडिटी और रिलायबिलिटी निकालनी होती है। एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है वैलिडिटी को लेकर, रिलायबिलिटी को लेकर, वन लाइन में क्वेश्चन आता है। वैलिडिटी में याद रखना सिंपल सी बात है कि व्हाट द टूल इज मेड फॉर इंटेंट टू मेजर। टूल किसके लिए बना है, क्या मेजर करने के लिए बना है, वो काम कर रहा है या नहीं, दैट इज द कॉल ऑफ वैलिडिटी। एंड द रिलायबिलिटी, व्हाट द internal consistency of the tool, what the degree of accuracy of the tool which the tool is made for, okay, so वो reliable है या नहीं है उस चीज के लिए, ये होती है आपकी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी होती है आपकी मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन और एक टर्मिनोलॉजी और डिस्कस करेंगे, दैट इज योर ऑपरेशनल डेफिनेशन। हालांकि ऑपरेशनल डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आता नहीं है, बट जनरल आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा क्योंकि टर्मिनोलॉजी का सेशन है। बाकी मैनिपुलेशन, रैंडमाइजेशन, कंट्रोल, ये अपन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडीज होती है उसमें डिटेल में डील करेंगे कि जो मैनिपुलेशन क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है और आपका रैंडमाइजेशन क्या होता है, ठीक है। क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, उसमें क्वासी में आपका एक रह जाता है, बाकी में लेते हैं। और मैनिपुलेशन क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल में बहुत अच्छे से डील हो जाएगा, ठीक है। अभी मैनिपुलेशन के बारे में अगर जनरल इंट्रोडक्शन दूं तो यही है कि मैनिपुलेशन जस्ट रिसर्चर जो होता है वो मैनिपुलेट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को टू सी द इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि आपको एग्जांपल लेकर बताना चाहूंगा कि कोई थेरेपी है, ठीक है, किसी थेरेपी को मैं, जैसे कि कोई रिलैक्सेशन थेरेपी है, रिलैक्सेशन थेरेपी को मैं मैनिपुलेट करूंगा टू सी द इफेक्ट ऑन द रिलैक्सेशन थेरेपी। जैसे किसके लिए दी जा रही है, एंजाइटी के लिए दी जा रही है, ठीक है। तो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके इसमें इफेक्ट देखा जाता है, इसे मैनिपुलेशन कहते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, उसमें दो ग्रुप रखे जाते हैं। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी होती है, उसमें दो ग्रुप रखे जाते हैं। फर्स्ट वन इज योर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, सेकेंड वन इज योर कंट्रोल ग्रुप, ओके। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होता है कि आपका जो इंटरवेंशन होता है ना, वो इंटरवेंशन देते हैं, उसके बाद आप उसका इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है कि इंटरवेंशन नहीं दिया जाता है, कि जैसे कि मुझे ये थेरेपी नहीं देनी है, उसके बाद जो नॉर्मल हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर होते हैं उनको दी जाती होंगी। ऐसा ना हो कि आपने ड्रेसिंग करने का कुछ, बीटाडीन का कुछ आप कर रहे हो, ठीक है, और आपने बीटाडीन का देख रहे हो तो एक पेशेंट को आप कंट्रोल रूम में रखा है इसलिए आप बीटाडीन लगा ही नहीं रहे हो, दूसरे को लगा रहे हो, नहीं। हॉस्पिटल के जो स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर होंगे वो तो फॉलो होंगे, उसके अतिरिक्त आप जो रिसर्च करना चाहते हो वो ओनली उसमें दूसरे कंट्रोल ग्रुप में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो जनरल जो मेजर्स होंगे, स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर होंगे वो तो देंगे, उसके अलावा जो आपका इंटरवेंशन होगा वो इंटरवेंशन इसमें न दिया जाएगा। उसके बाद इन पेशेंट को देखा जाएगा तो ये एक हो जाएगा कि इसका इफेक्ट देखा जाएगा इसके ऊपर, इससे कंपेयर करके कि होता क्या है, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। इसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं। मैनिपुलेशन को हम डील में डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडीज में और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडीज में, ठीक है। आई थिंक दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल बी coming in front of again with some new topic that will be our like type of the research studies, okay. So thank you so much for watching this video.